दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त हाजिर हूं आपके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम नाइट्रिक एसिड के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि इसके केमिकल बिहेवियर और केमिकल नेचर के बारे में, कैसे ये लैब में रिएक्ट करती है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे तक जाने से पहले, यानी कि टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या जो भी व्यूवर्स नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और साथ में जिसने भी बेल आइकन का बटन ना दबाया हो तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए बेल आइकन का बटन, और ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड कैसे केमिकली बिहेव करता है। तो इसमें जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर स्टेबिलिटी, यानी कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है क्या वो स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो हम आज इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3, ये डिकम्पोज कर जाता है किसमें, NO2 में, साथ में आपका वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O, और साथ में बनता है O2। इस फॉर्म में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। और अगर नाइट्रिक एसिड आपका डिकम्पोज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्योर नाइट्रिक एसिड है ये कलरलेस होता है और ये अनस्टेबल होता है, और इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है इवन अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी रखते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डिकम्पोज कर जाता है। और जो डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो उस पर्टिकुलर एसिड में डिज़ोल्व रहता है, जिसकी वजह से ही येलोइश ब्राउन कलर मिलता है किसको, नाइट्रिक एसिड को। और अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीट हो जाता है और जो एसिड है वो डार्कर येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो कलर है एसिड का उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर हम एसिड को वार्म करते हैं टू अराउंड 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर एयर की बबलिंग कराते हैं उसके थ्रू, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है उसको हम लोग प्लेन ग्लास बॉटल्स में रखते हैं ताकि जो उसका येलो या येलोइश ब्राउन कलर है वो हमें दिख भी सके और उसका जो टेक्सचर है वो किसी और में ना आए, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो ये तो थी पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो थी आपकी स्टेबिलिटी। आइए हम दूसरा देख लेते हैं प्रॉपर्टी। देन उसकी जो दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर एक्शन ऑन लिटमस, या फिर एक्शन ऑन इंडिकेटर्स बोल लेते हैं। हम लिटमस के साथ साथ और भी इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेंगे साथ ही में। तो दोस्तों, लिटमस की बात करी है तो अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं, और लिटमस पेपर भी ओरिजिनल कौन सा लेंगे, ब्लू कलर का, और अगर हम नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं ब्लू लिटमस पेपर देन इट विल टर्न इनटू रेड। देन अगर हम मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो जो आपका मिथाइल ऑरेंज है इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, और इससे अगर हम डालते हैं नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में तो जो आपका ऑरेंज कलर है इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। ओके, तो ये प्रूव करेगा कि जो आपका वहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। उसके अलावा एक होता है फिनोप्थिलीन, फिनॉल, PHTALEIN, दैट इज योर फिनोप्थिलीन। दोस्तों, ये होता है कलरलेस, इट इज़ कलरलेस, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है, और अगर इसे हम एसिड में डालते हैं तो इट विल रिमेन कलरलेस, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बट अगर हम एल्कलाइन मीडियम में ये चीज़ करेंगे तो चेंजेस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। आइए थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर एसिडिक नेचर। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये एसिड है, तो क्यों है, कहाँ से आ रहा है इसका एसिडिक नेचर। तो दोस्तों, जो आपका नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3, अगर इसको हम पानी में घोलें यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करें, तो जब HNO3 जब आपका कंबाइन करेगा H2O के साथ, तो पहले हम इसका डिकम्पोजिशन समझ लेते हैं। जो आपका H2O है दोस्तों, ये ब्रेक करता है H++OH- आयन में, ठीक है। या तो आप इस तरह से देख सकते हो, है ना। और जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये H++NO3- आयन में टूटता है।
तो इसका जो H+ है वो इसके साथ कंबाइन कर जाता है, तो बनता है क्या H3O+। या तो आप इस तरह से देखो, या फिर दूसरा तरीका है कि ये H+ आयन है और ये जो H+ आयन है रिलीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें कितने आयन मिल रहे हैं, 2H+ आयन मिल रहे हैं। इस फॉर्म में देखो, जो हम एसिडिक करेक्टर देखते हैं वो हम दो बेसिस पे देखते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोनियम आयन और ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन, कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो आपका एसिड है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। साथ में जो आपका आयनाइजेशन होता है इसमें वो कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है या पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है, इस बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि दैट द गिवन कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। तो दोस्तों, जब भी हम पानी में NO3 को घोलते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है H3O+ आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में आपका बनता है NO3 आयन। तो इस तरह से आपका जो ये H3O आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट शोज दैट नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो ये थी दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। दोस्तों, जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपका इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जब भी नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोजिशन होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यील्ड करता है, और वो क्या है, जो कि एक बिहेव करता है एज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वही बाद में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि HNO3 है, इसका हम क्या कराएंगे, पहले डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अभी जो दोस्तों नेसेंट ऑक्सीजन है ये फर्दर रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टेकन कॉपर, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपका बन जाता है CuO इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बन गया आपका। अब ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, इट विल रिएक्ट विद दिस HNO3, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, CONO3 का होल ट्वाइस दोस्तों। साथ में आपका बनता है H2O, और क्या बन जाता है, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जितना भी आपने रिएक्शन लिखा है इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो इधर साइड वाला है और इधर साइड वाला है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उस तरह से ये CuO और ये CuO आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CuHNO3, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका ये अपना प्रूफ करता है, और ये मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो दोस्तों ये तो आपकी मेटल की रिएक्शन थी, कॉपर क्या है, एक तरह का मेटल है। उस तरह से आइए हम नॉन मेटल की भी रिएक्शन देख लेते हैं कि ये नॉन मेटल के साथ कैसे बिहेव करता है, या इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम कैसे नॉन मेटल के बेसिस पे देखेंगे। तो दोस्तों नॉन मेटल के साथ जैसे कि हमने कार्बन ले लिया है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है HNO3 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है CO2 का, साथ में आपका बन जाएगा दोस्तों H2O, और साथ में बन जाता है आपका NO2। तो एक नॉन मेटल की रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे कि सल्फर इज रिएक्टिंग विद HNO3। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, एसिड, दैट इज योर H2SO4, साथ में आपका बनेगा H2O, और साथ में बनता है आपका NO2। तो इस तरह से ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। और दोस्तों ये जो CO2 है आपका और ये जो H2SO4 बना है, दोस्तों ये आपका जो CO2 और H2SO4 बना है, दैट इज योर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आइए इसके अलावा ये जो है मेटल और नॉन मेटल की तो हमने देख ली, इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे भी शो करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ले लिया है HO2, और साथ में हमने क्या लिया है, वाटर, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं दोस्तों, HNO3 के साथ। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है H2SO4 का, और साथ में बन जाता है NO। तो इस तरह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका शो होता है, कैसे वो भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दोस्तों आइए हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं कि ऐसे आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो इस पर अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा या एक्शन शो करेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने ले लिया है C6H10O5 का होल N,
एन दोस्तों हम लगाते हैं कि हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हमने लगाया है। दैट इज़ योर सॉ डस्ट, उसका फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन हमने HNO3 के साथ करा दी है। देन उस केस में दोस्तों यहाँ पे CO2 बन जाता है, साथ में H2O बन जाएगा और साथ में आपका NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन शो करता है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं C7H8, दैट इज़ योर टाउलिन। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, यहाँ पे होता है नाइट्रेशन का प्रोसेस, तो यहाँ बनता है C7H5 NO2 का होल थ्राइस प्लस H2O एंड दैट इज़ नोन एज TNT। तो यहाँ पे नाइट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दोस्तों इस तरह से ये शो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपना। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एक्वा रेगिया, यानी कि ये एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों एक्वा रेगिया, इसमें हम लोग HNO3 और HCl की रिएक्शन कराते हैं। हम लोग 1 पार्ट लेते हैं HNO3 का एंड 3 पार्ट्स ऑफ HCl। तो वहाँ पे आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नेसेंट क्लोरीन यहाँ पे बनेगा, यही फर्दर रिएक्ट करता है आपके जो है मेटल्स के साथ, और वहाँ पे जो है उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों हम 1 पार्ट ले लेंगे HNO3 का एंड 3 पार्ट्स ऑफ HCl। When both react together, then there is a formation of NOCl, that is your nitrosyl chloride, और साथ में आपका बनता है H2O और साथ में बनता है आपका क्लोरीन, दैट इज़ योर नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है, जैसे कि Au प्लस Cl यानी कि गोल्ड की रिएक्शन हमने अगर करा दी तो यहाँ पे बनता है AuCl3, दैट इज़ योर गोल्ड थर्ड क्लोराइड। उसके अलावा अगर हम Pt की यानी कि प्लैटिनम की रिएक्शन करा देते हैं नेसेंट क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे आपका बनता है PtCl4, दैट इज़ योर प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरह से एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन होता है और जो है वो फर्दर रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। और दोस्तों एक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं पैसिविटी की। जो आपका प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, जिसमें 98% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट रेंडर्स आयरन एंड एल्युमिनियम पैसिवली। जो पैसिविटी है या इनर्टनेस है वो कुछ मेटल्स शो करते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो है केमिकल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट करते हैं उन मेटल से, जैसे कि जो आयरन है या एल्युमिनियम है ये रेंडर्ड हो जाते हैं पैसिवली, क्योंकि वहाँ पे थिन ऑक्साइड कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जो कि फर्दर रिएक्शन को रोकती है। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि जो आपका मेटल है वो रिएक्शन शो करेगा, वो केमिकली एक्टिव होगा, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है मेटल सरफेस पे, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, फर्दर रिएक्शन नहीं शो कर पाते हैं, तो वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैसिविटी की प्रॉपर्टी। और अगर हम उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर देते हैं तो वो जो मेटल है आपका वो वापस से एक्टिव हो जाता है और वो रिएक्शन शो करने लग जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पैसिविटी की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रिक एसिड की। आज के वीडियो में बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और मेरी वीडियोस को देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।